जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस टाइम कर रहे होते हैं मैथ का प्रैक्टिस। क्या कर रहे होते हैं दोस्तों? मैथ का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो स्टार्ट कर रहे हैं, यह ALP टेक्नीशियन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछले बार जो पेपर हुआ था ALP टेक्नीशियन का किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। दोस्तों जल्दी से एक बार बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं, आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यदि a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a क्यूब प्लस 1/a³ का मान क्या होगा। सवाल क्या दिया है, दे रखा है यहाँ पर। सवाल दे रखा है कि a प्लस 1/a का मान दिया है यहाँ पर 3। तो आपसे क्या पूछ दिया, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब का मान क्या होगा। तो क्या करना होता, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, बस एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, बस इसका आप क्यूब कर दीजिए। जो मान यहाँ पर दिया होगा उसका आप क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पर, तो 3 का क्यूब कर दीजिए दोस्तों। 3 का क्यूब कर देंगे। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस का मान पूछा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसी 3 का 3 गुना घटा देंगे। क्या करेंगे, इसका 3 गुना आप घटा देंगे। तो 3 गुना 3, इसका 3 गुना घटा देंगे। ठीक है, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 27 होता है। और 3 का 3 में गुना करेंगे तो 3 × 9, 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो 18 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक बार बताएंगे दोस्तों, इस सवाल में कोई दिक्कत है। एक बार सभी प्यारे साथी अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार वाई टाइप करेंगे। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अगर सवाल समझ में आ गया है तो वाई कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। चलिए स्टार्ट, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न, चलिए बताइए होगा इसका क्या सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, एक बार बताएंगे। बताइए दोस्तों क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए क्या कहा गया है, यदि 3 वर्षों के अंतराल पर जन्मी 5 बहनों के आयु का योग 50 वर्ष है तो सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी है। कितने वर्ष के अंतराल पर जन्म हो रहा है, 3 वर्षों के अंतराल पर 5 बहनों की जन्म हुआ है। सभी के आयु का योगफल क्या है, 50 है। तो इसको दोस्तों आप मेथड से लगा सकते हैं और ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखिए पहली बहन का जो आयु है उसको हम x मान लेते हैं, तो 3 साल के अंतराल पर जन्मी है। दूसरी बहन का आयु क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बहन की आयु का आयु क्या हो जाएगा, 3 साल और बढ़ेगा तो x प्लस का 6 हो जाएगा। अगली बहन, चौथी बहन का कब जन्मेगी, तो x प्लस 9 और पांचवी बहन x प्लस 12। ठीक है, इन सभी का योगफल करेंगे और योगफल क्या दिया है, तो यहाँ पर योगफल 50 के बराबर दिया है। किसके बराबर है, 50 की। ठीक है, ये योगफल दोस्तों 50 दे रखा है, यहाँ पर ऐसे बहुत यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर x जोड़िए, कितना है, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ, एक x यहाँ, एक x यहाँ और एक x यहाँ। कुल कितने x हो गए, तो यहाँ पर 5 x हो गए। कितने x, 5 x। ठीक है, और यहाँ से 12 9 21, 21 6 27, 27 और 3 30 प्लस का 30 बराबर 50, बराबर क्या, 50। तो 5x बराबर 30 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 50 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, x का मान क्या हो गया दोस्तों, x का मान यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। सबसे बड़ी बहन की आयु पूछा है, सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु कितना है, x प्लस 12, x प्लस 12। तो x प्लस 12 कर दीजिए, x का मान क्या है, 4 है। 4 प्लस 12 कर दीजिए, 12 4 16, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना दोस्तों, 16 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भैया, एक बार बताएंगे कोई दिक्कत है इसमें, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत इस सवाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों, बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है।
एक बार सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहले 6 विद्यार्थियों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा देने के उपरांत एक अन्य विद्यार्थी भी इस समूह में शामिल हो गया। समूह के औसत अंकों में उसके अंकों को शामिल करने के पश्चात समूह के औसत अंक में 3 अंकों की वृद्धि हो गई। ठीक है। समूह में शामिल किए बगैर इस विद्यार्थी को औसत अंक से कितने अंक अधिक मिले? जिस विद्यार्थी को शामिल किया गया है उसकी बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि पहले जो औसत अंक था 6 विद्यार्थियों का वह यक्स था। कितना था? यक्स था। ये हम मान लेते हैं। ठीक है। शुरुआत में 6 विद्यार्थियों का जो औसत अंक था कितना था? यक्स था। तो 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 6 गुना यक्स यानी 6 यक्स। ये 6 विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा? यहाँ से 6 विद्यार्थियों के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? 6 यक्स। अब हुआ क्या, एक अन्य विद्यार्थी को शामिल किया गया। तो पहले 6 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी को और शामिल किया तो विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। और औसत में 3 की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत क्या था? तो पहले विद्यार्थी यक्स थे, लेकिन जब एक विद्यार्थी शामिल हुआ है तो 3 की वृद्धि हो गया है तो यक्स प्लस 3 हो गया। कितना हो गया? यक्स प्लस का 3। ठीक है भाई। अब औसत क्या हो गया? तो आप कहेंगे यक्स प्लस 3 औसत हो गया। तो 7 विद्यार्थियों के अंकों का योगफल क्या हो जाएगा? 7 इंटू यक्स प्लस 3 यानी संख्या गुणे औसत। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए 7 यक्स प्लस का 7 तियां 21, 7 तियां 21। ठीक है भाई। अब कितने अंक वृद्धि हुए यहाँ पर? पहले योगफल क्या था? पहले योगफल 6 यक्स था। अब कितना हो गया? तो 7 यक्स प्लस का 21। कितने की वृद्धि हो गया है? देखिए घटा दीजिए। 7 यक्स प्लस 21 में से आप घटाएंगे क्या चीज़? 6 यक्स। तो घटाइए, 7 यक्स में से 6 यक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा? यक्स बचेगा। यक्स प्लस 21, यक्स प्लस 21। तो आपसे पूछा गया है कि समूह में शामिल किए बगैर इस विद्यार्थी को औसत अंक से कितने अंक अधिक मिले हैं? कितने अंक अधिक मिले हैं? देखिए शुरुआत में औसत क्या था? तो आपका जवाब होगा यक्स था। यक्स से कितने अंक अधिक मिले हैं? तो देखिए 21 अंक अधिक मिले हैं। कितने अंक दोस्तों? 21 अंक अधिक मिले हैं। तो 21 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपको सवाल हल करना था। कोई दिक्कत है? एक बार बताएंगे कमेंट करके प्यारे साथियों आप सभी लोग, कोई दिक्कत इसमें आपको है? इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर देखिए, एक बार सवाल को सबसे पहले पढ़ेंगे सभी लोग। एक बार सभी यहाँ पर सवाल को पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए क्या कहा गया है। दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए तथा यह निर्णय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कहा है पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर का मान आपको ज्ञात करने हैं दोस्तों। ठीक है भाई। अब देखिए पहला कथन दिया है कि P प्लस क्यू यहाँ पर स्क्वायर है। P प्लस क्यू का स्क्वायर है दोस्तों। P प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर क्या है? 16 है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं P प्लस क्यू का स्क्वायर बराबर P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 16 है। तो आप P प्लस क्यू का मान निकाल सकते हैं। स्क्वायर हटेगा तो 16 अंडर रूट में हो जाएगा। 16 अंडर रूट में हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। P प्लस क्यू का मान क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ से दिया है कि P माइनस क्यू बराबर क्या है? 4 है। P माइनस क्यू का मान क्या दिया है दोस्तों? 4 दिया गया है। 4 दिया है। ठीक है। और R का मान कहा है 2P के बराबर है। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। घटा देंगे तो घटाते समय नीचे का चिन्ह इसको जोड़ दीजिए दोस्तों। जोड़ेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। P प्लस P 2P, 2P बराबर 8 हो जाएगा। 2P का मान क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो P का मान क्या हो जाएगा? P का मान दोस्तों 4 हो जाएगा। P का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। P का मान 4 हो गया तो Q का मान आप निकाल सकते हैं। भैया
P का मान 4 है, अब P का मान 4 है तो Q का मान निकाल दीजिए। Q का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q का मान दोस्तों कितना होगा, तो Q का मान 0 हो जाएगा। Q का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। और R का मान कैसे निकलेगा, तो R क्या है, 2P के बराबर है, तो R का मान दोस्तों 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, R का मान 8, यानी हमें PQR का मान निकालने के लिए दोनों ही कथन की आवश्यकता है। ठीक है, दोनों ही कथन की आवश्यकता है। तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 एक साथ दोनों पर्याप्त हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। अगला सवाल आप लोग लगाइए, क्या होगा इसका सही उत्तर, एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। एक बार सभी प्यारे साथी हमें कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आंसर आप लोगों की चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए हिंट क्या है यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न को पढ़िए। 62,500 रुपये पर प्रतिवर्ष 21% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1.5 वर्ष 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, क्या यहाँ पर ब्याज कैसे लग रहा है, अर्धवार्षिक, यानी 6 महीने में लग रहे हैं। अगर 6 महीने में लगते हैं तो समय 2 गुना होता है और ब्याज आधा हो जाता है। तो 1.5 साल में कितने छमाही होंगे, 3 छमाही होंगे, यानी टी का मान क्या हो जाएगा, यानी समय कितना है, समय कितना है दोस्तों 3। समय कितने साइकिल बन रहे हैं, 3 साइकिल बन रहे हैं। रेट क्या हो जाएगा, रेट यहाँ पर 21/2% हो जाएगा दोस्तों, 21/2%। ठीक है, रेट क्या होगा 21/2%। मूलधन क्या है, 62,500 रुपये है। मूलधन क्या है दोस्तों, तो 62,500 रुपये है मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ट्री मेथड से लगा देंगे ऐसे 62,500। ठीक, यहाँ पर 3 डंडे खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 21/2%, 21/2%, यहाँ पर 21/2% के हिसाब से ब्याज लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों। अगर आपको दिक्कत है, नहीं लगा पाते हैं तो भी कमेंट करिएगा, अगर आप लगा पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो एक बार बताएंगे, क्या आप सभी लोग इसका आंसर बता पाएंगे दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिया जा रहा है, देखिए एक बार पढ़िए सवाल को, एक बार सभी प्यारे साथी सवाल को पढ़ेंगे, एक बार सभी दोस्त सवाल को पढ़ेंगे। देखिए क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC में बिंदु B पर स्थित समकोण BC बराबर 15 सेंटीमीटर और AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। यदि ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC के भीतर एक वृत्त बना है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, वृत्त की त्रिज्या। एक यहाँ पर त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट जो यहाँ पर बिंदु B है, इस पे समकोण है, यहाँ पर समकोण बन रहा है। ठीक, समकोण बन रहा है, यहाँ से यह A है और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, BC का मान क्या दे रखा है, 15, ये क्या है 15 है, 15 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। तो 8, 15, 17 888 होता है, तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, ये 17 हो जाएगा। इसके बीच में क्या बनाया गया है, तो इसके बीच में एक बना है वृत्त। क्या बना है दोस्तों, एक वृत्त बना है। ठीक, और इस वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी है, इस वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इस केंद्र से यहाँ पर मिलाएंगे, जब आप ऐसे ऐसे मिलाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जब मिलाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। यहाँ पर देखिए ये तो केंद्र है वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या। और हर एक त्रिज्या लंबवत है दोस्तों। देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या है, लंब है, लंब है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, ये भी लंब है, और यहाँ पर ये भी क्या है, लंब है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं एक बार। अब देखिए ये जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों,
पूरे इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे इस वृत्त में यहाँ पर त्रिभुज में, तो इसमें 3 त्रिभुज बने हैं एक्स्ट्रा, मतलब इसी में 3 त्रिभुज और बनाए गए हैं। देखिए कौन कौन से त्रिभुज बने हैं। एक तो त्रिभुज ये वाला बना है, ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला बना है, और देखिए एक त्रिभुज ये वाला बना है, ठीक है, और एक त्रिभुज दोस्तों ये वाला है। ये 3 त्रिभुज बने हैं, 3 त्रिभुज बने हैं। अगर हम क्या करें यहाँ पर, इस पूरे वृत्त का जो पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये जो एकल त्रिभुज बने हैं, इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। ये त्रिज्या है दोस्तों, इसको क्या माना गया है, ये आर है, ये दोस्तों क्या है, आर है, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या आर है, ठीक है भाई, त्रिज्या आर है। अब देख लीजिए आप, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त नहीं दोस्तों, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, 15 है, बेस क्या है दोस्तों, 15 है। हाइट ऊंचाई क्या है, 8 है, 8 है। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 4 बार में कटेगा, 15 चौको 60। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 60 होगा। अब जो 3 त्रिभुज बन रहे हैं, उन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। बस यही आपको करने हैं। देखिए अगर हम त्रिभुज ले लें यहाँ पर, ए त्रिभुज ले लें यहाँ पर दोस्तों, इस वाले की हम हिस्से की बात करें, ये वाला, ठीक है, इसकी बात करेंगे अगर हम, इसकी बात करें ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, इसका बेस क्या होगा, 8, ठीक है, जिस पे लंब डाला गया है वही आधार है, तो लंब 8 पे डाला गया है ए बी पर, यही इसका आधार हो जाएगा। बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, ये जो लंबवत ऊंचाई है, जो त्रिज्या है वही हाइट है, तो त्रिज्या आर है। प्लस अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज का दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 1/2 बेस क्या है, 15 है, हाइट ऊंचाई क्या है दोस्तों, आर है, प्लस अब हम इस त्रिभुज को लेते हैं यहाँ पर, ये वाले त्रिभुज को देखिए दोस्तों, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर देखेंगे फिर वही चीज, 1/2 बेस क्या है, 17 है, इंटू हाइट क्या है, आर है। ये सभी किसके बराबर हो जाएंगे, 60 के बराबर होंगे, ठीक। यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले लेंगे अगर आप, तो क्या बचेगा यहाँ से, 8r प्लस 15r, 15r है दोस्तों यहाँ पर, और प्लस का 17r बराबर 60, ठीक है। तो इसको जब जोड़िएगा, 17 15 4 8 है, तो हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, 40। तो 40 r बराबर 160 में 2 का गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 120 होगा। तो r का मान क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए काटेंगे, 40 या 120, 3 बार में कैंसिल, यानी r का मान दोस्तों 3 हो जाएगा। r का मान कितना होगा दोस्तों, r का मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया है। एक बार बताएंगे दोस्तों, अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया है, कहा है कि यदि किसी घन के किनारे कुछ 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में 488 घन सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल आप ऑप्शन से लगाइए। कैसे लगाएंगे, ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन से कैसे हल किया जाता है बताते हैं। पहले हम मान लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी पहले घन का साइड क्या था, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पहले घन का साइड था, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा दोस्तों, 512। अब कहा कि 2 सेंटीमीटर जब बढ़ा दिया गया, तो जब 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, 8 से कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर कर देंगे। अब तो ए यहाँ पर आयतन क्या होगा, a का क्यूब, तो 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब का मतलब कितना, 1000। ऐसा किया गया तो आयतन में कितने की वृद्धि हो जाती है, 488 घन सेंटीमीटर की। अब घटा दीजिए,
1000 में से 512 घटाएंगे, अगर 488 आ गया तो इसका मतलब उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वृद्धि कितना होना चाहिए? 488, घटा के चेक कर लीजिए है कि नहीं वृद्धि। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, 488 की वृद्धि हो गया है दोस्तों। यहाँ कहा है कि 488 घन सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, जिसका मतलब बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी 8 सेंटीमीटर जो था इसका यहाँ पर घन का प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या थी शुरुआत में? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर पहले घन के पर घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई हुआ करती थी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यदि 8 अंकों की संख्या 136 पी 5785 15 से विभाज्य है तो पी का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। पी का मान ज्ञात करना है, छोटी से छोटी मान मतलब न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? देखिए 15 से विभाज्यता का नियम तो नहीं पता, लेकिन 3 और इसको 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आप 3 और 5 का नियम लगा देंगे। कोई संख्या इकाई का अगर 5 है तो 3 से 5 से कटेगी, तो 5 से तो कटवा कर रहा है, 3 से आप चेक कर लीजिए, 3 से चेक करिए। देखिए 136 पी 5785 है। ठीक है, अब देखिए पी का मान क्या हो सकता है, तो अंकों को जोड़े दीजिए दोस्तों, अंकों को जोड़े दीजिए। देखिए 8 5 13 और 13 7 20 5 25 25 6 31 25 और 6 31 31 और 4 35 31 4 35। अब 35 में क्या जोड़े दें कि वो 3 से कट जाए? देखिए अगर आप एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा दोस्तों। 36 देखिए 3 से कटता है, 12 3 36, तो आप संभावित न्यूनतम संभावित मान इसका क्या हो जाएगा? पी का, पी के स्थान पर क्या रखेंगे? यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि 192 पेन की कीमत 10 रुपये है तो 5 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? देखिए क्या कहा गया है, 10 रुपये में 192 पेन मिलते हैं, तो 5 रुपये में कितना पेन मिलेंगे? तो 2 से भाग कर दीजिए, ये 5 बन जाएगा। तो यहाँ भी 2 से भाग कर दीजिए, कितना मिल जाएगा यहाँ से पेन? 2 9 18 और 2 6 12, 96 पेन मिलेंगे दोस्तों। कितने पेन? 96, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई भी दिक्कत अगर हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी? 2800 में से घटा देंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2800 में से क्या घटा दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 28 में से क्या घटाएंगे कि एक संख्या जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करना है इसके लिए? देखिए आपको पता होना चाहिए कि 28 के आसपास है, 2800 से छोटा कोई ऐसा कौन सा संख्या है जो स्क्वायर है। तो क्या होता है, देखिए 27 का अगर 57 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 52 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 दूना 4, 2 5 10, दूना 20, 5 5 25, 2 27, यानी 52 का स्क्वायर क्या होता है? 2704 होता है। तो 28, अब ये 2704 जो है 2800 में से कितना या कम है, तो घटा दीजिए यहाँ से। 2800 में से जब आप 2704 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2800 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? तो 2704 है जो कि 52 का स्क्वायर होता है। तो ये देखिए कि इसमें से 2800 में से क्या घटा दें कि 2704 प्राप्त हो जाए। तो 2800 में से 2704 घटा देंगे अब यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा? 6 और 9,
यानी अगर 2800 में से आप 96 घटाएंगे तो 2704 प्राप्त हो जाएगा, और 2704 क्या होता है, तो ये 52 का स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या घटाना होगा आपको, 96, 96 आपको घटाना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है इसमें, 5776 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5776 का क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है, तो इसको आपको अंडर रूट में रखना है, ठीक है। अब वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ से लास्ट का 2 अंक जो है आप जोड़ा लगा दीजिए, लगा दिए। अभी यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो उत्तर का इकाई अंक क्या आ सकता है, या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, ठीक है, या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो अंक है, जो इधर वाला अंक बच गया यहाँ पर 57, ये किस संख्या के स्क्वायर से कम है, मतलब किस संख्या के स्क्वायर के आसपास होता है, किस संख्या के स्क्वायर, यानी इससे आप चेक कर लीजिए, इससे छोटा और बड़ा कोई स्क्वायर संख्या चेक कर लीजिए। तो 57 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप 6 का स्क्वायर देखिए 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, यानी यह 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपको छोटा वाला लेना होता है, आपको छोटा लेना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है, तो आपको छोटी संख्या लेनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 7 लेना है, ठीक है। तो या तो इसका उत्तर 74 सही होगा या तो 76 सही होगा। हालांकि ऑप्शन में देखिए 76 नहीं है, 74 नहीं है, 76 भर दिया गया है, तो ऐसे तो आप पता कर सकते हैं इसका उत्तर 76 ही होगा। लेकिन मान लीजिए दोनों ऑप्शन होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 का गुना साथ में कर देंगे, 8 साते 56, 8 साते दोस्तों क्या हो जाएगा 56। अब अगर 57 ये संख्या इस 56 से अगर छोटी है तो उत्तर छोटा वाला, बड़ी है तो बड़ा वाला। तो 57 56 से बड़ा है तो इसका उत्तर बड़ा वाला यानी 76 इसका सही उत्तर होगा। तो 76 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, यही इसका उत्तर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 40 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों, 40 है, यानी a गुना b का मान क्या है दोस्तों, 40। हम ए पहली संख्या को a मान लिए, दूसरी संख्या को b मान लिए, तो इसका गुणनफल क्या है, 40 है। यदि एक संख्या 2.5 है, यानी a का मान क्या दे रखा है, 2.5 दिया है, तो b का मान आपको बताना है, दूसरी संख्या आपको बताना है, ठीक। तो b का मान निकाल दीजिए, b का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 40 में भाग कर देंगे, किससे, भाग हो जाएगा 2.5 से, ठीक। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। 25 से भाग देंगे, यहाँ पर 25 चौको 100, 4 चौको 16, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 16, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 16 दूसरी संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर देखिए कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है दोस्तों। तो परिमेय कैसे निकालते बताते हैं। देखिए अगर कोई संख्या अंडर रूट में है और उसका रूट निकल जाता है तो वह परिमेय संख्या होगा, और नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम करिए 4, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर मूल कितना है, 2 है, कुछ नहीं लिखा होता है, 2 होता है, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे 1 कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर हम कहते हैं 5, कड़ी में 5, तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका मूल निकल जाएगा वह परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होता है। अब देखिए पहला विकल्प, यहाँ मूल क्या है, 3 दिया गया है, 3 कड़ी में क्या है, 2 है, तो इसका क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मूल क्या है, 3 है, और अंडर रूट में क्या है, 8 है, तो 8 का क्यूब रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी संख्या का 32%, एक संख्या कोई मान लेते हैं यक्स, इसका 32%, 32% का मतलब 32/100, इसका 32% क्या है 80 है, तो वह संख्या बताइए क्या है। देखिए क्या है वह संख्या, 8 से काटेंगे 8 दहियम 80, 8 चौको 32, 4 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल, 25 का गुना आपको 10 में करना है तो 250, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यक्स का मान 250, वो संख्या क्या है तो 250 है दोस्तों, 250 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, बैग में लाल ए, पीले बी और हरे सी रंग के टोकन रखे हैं। एक बैग है उसमें लाल, पीला और हरा, लाल के लिए ए, पीला के लिए बी और हरे के लिए सी यहाँ पर लिखा गया है। कहा है कि ए संबंधी बी, ए बी सी का मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है आपको। तो यहाँ से दिया है ए संबंधी बी का मान 3 संबंधी 8 दिया है, 3 संबंधी यहाँ पर 8 दिया है। बी सी का 6 संबंधी 13 दिया है दोस्तों, 6 संबंधी 13 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जगह जो खाली है यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। ठीक, देखिए कुछ कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 चौको 8, 3 तिया 9, गुना कर देंगे, 3 का गुना 3 में 3 तिया 9 और 8 तिया 24 और यहाँ से 13 चौको 52, 9 24 52 इसका उत्तर सही होगा, 9 24 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से ये दोस्तों सवाल जो था अनुपात समानुपात का सवाल है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे सवाल लगाने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, देखिए इस सरलीकरण का सवाल है दोस्तों। बोला गया है निम्नलिखित को हल करना है। अब इसको हल करिए आप, एक बार सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट में इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक हल करना है। तो यहाँ से 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 बार में जाएगा यहाँ से, और 6 में से 9 3 गया तो बचेगा 3। ठीक, 3, फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1 यहाँ हुआ। 3 से भाग देंगे 60 में तो 20 बार जाएगा, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, 19 यहाँ पर माइनस है, माइनस का 30, 30 में से 19 घटाएंगे तो क्या होगा 11 होगा, 11 माइनस 45, तो 45 में से 11 घटाइए तो क्या बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा यहाँ पर 34, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 34। 34 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, तो एक बार इसका आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी सरलीकरण का ही सवाल दिया गया है दोस्तों, इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, देखिए यदि 23 गुणे 31 बराबर 713 है तो 0.0713 में जब भाग दिया जाएगा 3.1 में 1 से, तो इसका मान क्या होगा। देखिए अगर भाग दिया जाता है किससे, 0.0713 में भाग दिया जाता है 3.1 में, तो इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका अगर जो 3 का गुणा 5 में किए हैं तो 15 हुआ है। ठीक है, 3 का गुना 5 में किए हैं दोस्तों 15 हुआ है। ठीक, अगर हम कह दें कि 15 में अगर भाग देंगे आप 3 से, 15 में अगर भाग देंगे 3 से तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। वही सवाल ये दिया गया है। ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे आप,
सबसे पहले आप दशमलव को हटाएंगे। कैसे हटेगा? दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर कितने अंक है, यहाँ ऊपर 4 अंक हैं, नीचे भी 4 अंक बना लीजिए जीरो लगाकर, 4 अंक हो गया। अब दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। अब 31 से भाग देंगे 713 में तो कितनी बार जाएगा? 23 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 23 बार। नीचे कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, यानी दशमलव 3 स्थान पर लगेगा। तो 1 2 3, 3 स्थान बनाने के लिए 1 जीरो लगाएंगे, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 0.023। 0.023 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन देखिए तीसरे ऑप्शन में है। 0.023 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा क्या कह रखा है इसने कि यदि किसी नाविक को धारा के प्रतिकूल दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं, तो स्थिर जल में नाविक की गति बताइए। देखिए दोस्तों, नाविक जो है धारा के एक बार प्रतिकूल जाता है, एक बार अनुकूल जाता है। प्रतिकूल माने धारा के विपरीत, अनुकूल माने धारा के साथ। तो जब धारा के विपरीत चलेंगे तो इसकी चाल क्या होती है? घटती है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? B माइनस W। B का मतलब बोट यानी नाविक हो जाएगा, W का मतलब वाटर यानी धारा का चाल हो जाएगा। तो चाल घटेगा। आप जानते हैं जो चाल होता है, सापेक्षिक चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 40 किलोमीटर, और समय कितना लगता है? तो 8 घंटे का समय लगता है। तो 8 × 5 = 40। तो धारा के विपरीत इसका चाल क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत या प्रतिकूल कितना चाल होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के अनुकूल चलते हैं, धारा के साथ चलते हैं तो चाल जुटता है, यानी इसका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? B + W। दूरी वही 40 किलोमीटर है और समय कितना लगता है? तो समय कम लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। तो इसका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? 5 और 8 = 40, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नाविक का चाल पूछा है स्थिर जल में, तो B का मान निकालना है। B का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे दोस्तों। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, यानी 5 + 8/2 करेंगे। 8 × 5 = 13/2। क्या होगा? 13/2। 13/2 का मतलब कितना? 6.5, 6.5, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाविक की गति क्या है? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन, और यही आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। तो एक बार सभी लोग इसका सवाल, एक बार इस सवाल को पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग इस सवाल को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या कहा गया है इस सवाल में? देखिए, कहा है कि प्रणीत ने अपनी यात्रा अपराह्न 2:45 पर शुरू की, ठीक, तथा वह अपने गंतव्य स्थान पर अपराह्न 4:55 पर पहुंचा। अनिल ने अपनी यात्रा प्रणीत की यात्रा के 58 मिनट 40 सेकंड के बाद शुरू की, तथा वह प्रणीत के पहुंचने के 50 मिनट 29 सेकंड बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। अनिल को अपनी दूरी तय करने में कितना समय लगा? अनिल को अपनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है, यह आपसे पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात किया गया है? प्रणीत की बात किया गया है। प्रणीत जो है यात्रा शुरुआत कब करता है? तो शुरुआत करता है 45 मिनट 46 सेकंड पर शुरू करता है। जब ये शुरुआत करता है तो उसके अनित जो है वो अपनी यात्रा, प्रणीत की यात्रा की 58 मिनट 40 सेकंड बाद शुरू करता है। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे हम लोग अनित का। अनित कब शुरुआत करता है? तो ये 58 मिनट 40 सेकंड बाद अनित शुरुआत करता है। तो अनित कब शुरुआत करता है? तो देख लीजिए कितने कब शुरुआत करता है। यहाँ पर 46 + 40 86 हो जाएगा। 86 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। 86 सेकंड में मतलब 1 मिनट 26 सेकंड, ठीक है।
1 मिनट 26 सेकेंड, 26 सेकेंड यहाँ, 1 मिनट यहाँ पर हासिल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 5 + 1 6, 8 6 14, यहाँ से क्या होगा 14 के 4 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 104 से 104 मिनट, 104 मिनट, 104 मिनट का मतलब कितना, 1 घंटा, 1 घंटा दोस्तों 44 मिनट, 1 घंटा 44 मिनट। तो यहाँ पर 44 मिनट लिखेंगे और 1 घंटा यहाँ से हासिल चला जाएगा, 1 घंटा यहाँ पर हासिल चला जाएगा, तो 1 घंटा + 2 घंटा यानी 3 घंटा, यानी अनित जो है वह 3:44 26 सेकंड पर यात्रा शुरू करता है। अब प्रणीत की बात फिर करते हैं, यहाँ पर प्रणीत की बात फिर किया जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि प्रणीत वह अपने गंतव्य पर कब पहुँचता है, 4:55 सेकंड पर, 4:55 सेकंड पर वह अपने गंतव्य पर पहुँचता है। लेकिन अनित कब पहुंचता है, ये अनित पहुंचता है 50 मिनट 29 सेकंड के बाद, किसके, प्रणीत के पहुंचने के। तो देखिए कब पहुंचा यह, इसमें आप जोड़ दीजिए कितना, 50 मिनट 29 सेकंड, 50 मिनट 29 सेकंड जोड़ेंगे तो यह निकलेगा किसका, अनित का पहुंचने का समय। तो 29 + 57 करिए क्या हो जाएगा, 9 7 16 और 5 3 8 86 सेकंड, 86 सेकंड का मतलब, 86 सेकंड का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 1 मिनट 26 सेकंड। तो 26 सेकंड लिखेंगे, 1 मिनट चल जाएगा यहाँ पर हासिल। तो 55 और 1 56, 5 1 6 और 5 5 10, 5 5 10, 106 मिनट, 106 मिनट का मतलब 1 घंटा 44 मिनट, 1 घंटा 44 मिनट, यानी 44 मिनट तो लिखा जाएगा और 1 घंटा चला जाएगा यहाँ पर हासिल। तो 4 घंटा + 1 घंटा 5 घंटा, यानी अनित कब पहुँचता है, 5:44 26 सेकंड पर। तो कितना समय लगा इसको पहुँचने में, अनित कब शुरुआत करता है, 3:44 26 सेकंड पर, पहुँचता कब है, 5 बजकर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 46 होगा। ठीक है, यहाँ 46 हो जाएगा क्योंकि आप 55 + 1 हासिल 56 होगा, 56 + 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 106 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 46। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 46 हो जाएगा। ठीक है 46। अब देखिए अनित जो है, अनित शुरुआत कब करता है, 3:44 26 सेकंड पर, पहुँचता कब है, 5:46 26 सेकंड पर। तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 घंटा, 46 में से 44 घटाएंगे तो 2 मिनट, यानी इसको पहुंचने में कितना समय लगता है, अनित को 2 घंटा 2 मिनट का समय लगता है दोस्तों। 2 घंटा 2 मिनट, 2 मिनट किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, और ये होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, 2 घंटा 2 मिनट। कोई दिक्कत है दोस्तों, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये 20 प्रश्न थे दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक बार दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।